जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब सीवीसी। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बीइंग अ सिटीजन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर करप्शन कोई करता है तो हम किसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं, किस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो हमारी कंप्लेंट्स को देखने वाले हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हमें करप्शन मुक्त भारत चाहिए तो हमें इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, करप्शन बेसिकली क्या होता है ये आप सभी को पता ही होगा। करप्शन क्या होता है, तो देखिए, अगर कोई चाइना से आता है हमारे भारत में और वो फ्लाइट से आता है तो वहाँ पर अगर उसे जो ट्रैफिक पुलिस है वो अड़ा लेता है। अब देखिए, आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो हम एग्जांपल जो है वो थोड़े रोहित शेट्टी के फिल्मों टाइप लेते हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता है तो यहाँ पर अगर ट्रैफिक पुलिस जो उसे अड़ा लेता है और बोलता है थांबा, इतने बड़े प्लेन से आया, लाइसेंस दिखा। अब यहाँ पर ये तो है वहाँ के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई तू जानता है मैं कौन हूँ। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला ये बोल रहा है तेरे बाप को भी जानता हूँ। अब फाइन जो है वो तो 5,000 रुपये है, लेकिन तू 100 निकाल। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ आती है करप्शन की। देखिए, अगर कोई ट्रैफिक के रूल्स तोड़ता भी है तो 5,000 जो है वो फाइन होती है, लेकिन ये मांग कितने रहा है यहाँ पर, तो 100 रुपये मांग रहा है। अब ये जो 100 रुपये है, ऑब्वियस है कि इसका चालान कटेगा नहीं। अब चालान कटेगा नहीं मतलब इसे जो है वो रिसिप्ट मिलेगी नहीं। मतलब क्या है, ये जो 100 रुपये जाएंगे किसके पास, तो ये जाएंगे इसके पास। मतलब ये जो सरकार के पास जाने चाहिए थे, लेकिन अब वो इसी के पास जाएंगे। तो यहीं से शुरू होता है करप्शन। ये जो 100 रुपये है ये ऊपर जाते जाते 100 करोड़ में कब तब्दील हो जाता है, 1,000 करोड़ में कब तब्दील हो जाता है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसे हम कहते हैं करप्शन। और ये जो 100 रुपये है, ये 100 की जगह कितना भी मांगे तो ये बेहिसाब है, कितना भी मांग सकता है। जैसे अगर कोई दूसरा आता है तो ये जैसे ये बोल रहे हैं कि मेरे से तो 200 लिया था, और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो इंसान है यहाँ पर जिसने गलती की है वो यहाँ पर देने के लिए क्यों रेडी हो जाता है, क्योंकि उसके जेब में से कम पैसे जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि जो हम 100 रुपये देकर बाकी के पैसे बचाते हैं उसका बोझ आगे जाकर हमारी ही जेब पर आता है। तो बेसिकली ये है करप्शन। अब आपको पता ही होगा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत को एक करप्शन का हब कहा था। तो इसलिए हमें एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत थी जो ये करप्शन जो है उसे सर्विलेंस करे। तो वहाँ पर संतानम कमेटी जो है उसका गठन किया गया था 1962-64 में। अब उन्होंने कहा था कि ये जो करप्शन हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। करप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी देश में, तो ही जो देश है वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए सीवीसी होना चाहिए यहाँ पर, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो होना चाहिए, ताकि वो करप्शन जो है उसके बारे में देखे। करप्शन अगर होता है तो उसे रोके। तो जो सरकार है उन्होंने तो ये कहा, संतानम कमेटी ने कहा है, ये तो संत आदमी है, तो इसलिए हमें सीवीसी जो है वो तो लानी ही चाहिए। तो इसलिए फिर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लेकर आ गए 1964 में, जिससे कि उन्होंने कहा कि चलो अब सीवीसी लेकर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में 1964 में एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के जरिए यहाँ पर सीवीसी जो है वो लाई गई थी। फिर जब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन आ गया तो ऑब्वियसली कि सीवीसी जो है उसका गठन किया गया। अब सीवीसी जो थी वो मेन एजेंसी थी करप्शन प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के जरिए वो लाई गई थी 1964 में। अब आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 तरीके की बॉडीज़ होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, और तीसरी होती है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या होता है, जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है आर्टिकल के जरिए। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका जिक्र नहीं होता है, मतलब एक एक्ट के जरिए वो लाई जाती है। और तीसरी होती है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब क्या है कि वो किसी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के जरिए लाई जाती है, मतलब वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र होता है और ना ही किसी लॉ के तहत लाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है सीवीसी, ये जब लाई गई थी 1964 में, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के जरिए लाई गई थी। इसका मतलब क्या है, जब वो स्टार्टिंग में बनाई गई थी उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं थी, क्योंकि उसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं था। उसी के साथ साथ स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद 2003 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा जो है वो दिया गया। उसी के साथ साथ 2004 से जो सीवीसी है वो डिसिग्नेट की गई एक ऐसी एजेंसी जो कि कंप्लेंट्स या फिर जो डिस्क्लोजर होते हैं करप्शन से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऑफिस में अगर किसी भी तरीके का मिसयूज़ हो रहा है तो जो विसल ब्लोअर्स होते हैं वो इन्हें इंटीमेट करेंगे,
कि यहाँ पर देखिए करप्शन हो रहा है, यहाँ पर जो ऑफिस है उसमें मिसयूज़ हो रहा है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है, और ऐसी कंप्लेंट पर ये जो सीवीसी है वो एक्ट करेगी। अब ये विसल ब्लोअर मतलब क्या होता है? विसल ब्लोअर मतलब सीटी बजाने वाले। मतलब कोई भी अगर करप्शन कर रहा है या फिर मिसयूज़ कर रहा है अपने ऑफिस का, तो उसके अगेंस्ट में ये लोग सीटी बजाएंगे, तो उसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर्स। तो विसल ब्लोअर्स को पावर कहाँ से मिलती है? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन, जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं विसल ब्लोअर्स रिजोल्यूशन। तो विसल ब्लोअर कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। अगर आप किसी का करप्शन जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हो, इसका मतलब विसल ब्लोअर जो है वो काम किस तरीके से करेगा? अगर यहाँ पर कोई भी ऑफिसर पैसे मांगता है कि 1 करोड़ दो काम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि काम कराने के लिए वो पैसे मांग रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर करप्शन हो रहा है। तो विसल ब्लोअर जो रहेगा वो यहाँ पर सीधा इंटीमेट कर देगा, विसल बजा देगा और सीवीसी को बताएगा, और सीवीसी जो है फिर वो बोलेगा आली रे आली आता तुझी बारी आली। तो ये जो कमीशन है उसे एम्पावर किया गया है कि वो ओनली डेसिग्नेटेड एजेंसी है टू टेक एक्शन अगेंस्ट कंप्लेंट्स। इसका मतलब है कि और किसी भी बॉडी को इसके जितनी पावर्स नहीं दी गई है, इसके जितना एम्पावरमेंट नहीं दिया गया है कि वो इस तरीके की केसेस देखे। ये ओनली बॉडी है जिसे इस तरीके के एक्शन जो है वो लेने का अधिकार दिया गया है, एम्पावरमेंट दी गई है। तो इसी तरीके से सीवीसी जो है उसे अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है, जिसमें किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अब देखिए, अगर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो अगर इसे कंट्रोल करती है तो क्या होगा? वो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो तो अपना करप्शन करती रहेगी, क्योंकि वो जब इसे कंट्रोल कर रही है तो वो इसके अगेंस्ट में एक्शन कहाँ से ले सकता है? तो इसलिए यहाँ पर एक भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंटली काम करेगी, जिससे कि ये कोई भी इंसान हो भारत का, वो अगर करप्शन या मिसयूज करता है अपने ऑफिस का तो उसे ये दबोच सकती है। तो इसी तरीके से ये क्या क्या कर सकती है? तो मॉनिटर कर सकती है सारे विजिलेंस एक्टिविटी, किसमें? तो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी होती है तो उसे विजिलेंस कर सकती है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस कर सकती है कि आप अपना विजिलेंस वर्क जो है वो अच्छे से कीजिए, जिससे कि हम जो भी करप्शंस है उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये काम होता है सीवीसी का। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है। अब सबसे पहले कंपोजिशन में कौन आएगा? तो चेयरपर्सन आएंगे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये होते हैं चेयरपर्सन, और फिर उनके अंडर में विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। अब ये 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। अब ये तो हो गई इनकी पर्टिकुलर बॉडी कि एक लीडर रहेगा, उसके नीचे 2 काम करने वाले रहेंगे। लेकिन इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? तो अपॉइंट हमारे बाबूजी प्रेसिडेंट यही अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन वारंट अंडर हिज हैंड। वारंट अंडर हिज हैंड का मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या प्रेसिडेंट किसी को भी अपने मर्जी के मुताबिक यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर्स बना सकते हैं? मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि अक्षय कुमार ने गब्बर इज बैक मूवी बनाई है जो करप्शन के अगेंस्ट में है, तो चलो अक्षय कुमार को हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना देते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं क्या? तो नहीं, इसके लिए भी एक कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है। कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो प्रेसिडेंट है वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। तो इस कमेटी में सबसे पहले तो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, पीएम एज हेड, इस कमेटी के हेड होते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अब देखिए, ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों लोग सरकार के हो गए, गवर्नमेंट के हो गए। इसका मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके हो गए। तो अगर इनके रिकमेंडेशन पर जो प्रेसिडेंट है वो अगर किसी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाते हैं, तो हो सकता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो इनके फेवरेट हो। मतलब हो सकता है कि वो इनके बोलने पर भी काम कर सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने करप्शन किया तो उन्हें ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके रिलेशंस अच्छे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, वो भी यहाँ पर इस कमेटी में होते हैं। इसका मतलब है कि ये कमेटी काफ़ी न्यूट्रल होती है, किसी भी एक पार्टी का इसमें डोमिनेंस नहीं होता है, जिससे कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो भी न्यूट्रल होकर काम कर सके। तो ये 3 लोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पीएम एज हेड मित्रों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये बहुत ज़रूरी है, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। अब इनका टेन्योर कितना होता है? तो टर्म होता है फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए होते हैं, या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले आएगा। अब ये किस तरीके से होता है तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, इसलिए फिर से नहीं समझाऊंगा। लेकिन इतना ध्यान में रखना है आपको, पहले जो भी आएगा, पहले उनका 4 साल का टेन्योर कंप्लीट होगा तो वो निकल जाएंगे। अगर पहले 65 ईयर्स होते हैं उनके और 4 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं भी होता है फिर भी उन्हें निकाल दिया जाएगा।
और उसी के साथ साथ फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है क्या, तो नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिमूव किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो हमने देखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन वारंट उनके हाथ में होता है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके से रिमूव कर सकते हैं क्या, कि अक्षय कुमार जो उन्होंने गब्बर इज बैक मूवी बनाई, मतलब करप्शन के अगेंस्ट में थी, तो इसलिए उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं, और दूसरी पिक्चर उन्होंने करप्शन के ऊपर नहीं बनाई इसलिए उन्हें निकाल देते हैं। इस तरीके से हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं सीवीसी को या फिर किसी भी विजिलेंस कमिश्नर को अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हैं कि अगर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या फिर विजिलेंस कमिश्नर्स है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अगर वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं, तो उन्हें निकाल देंगे। या फिर वो किसी ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट होते हैं इन दी ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में किसी ऐसे ऑफेंस में वो कन्विक्ट होते हैं जहाँ पर जो मॉरल टर्पिट्यूड है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है, मतलब जहाँ पर मॉरली उन्होंने कुछ गलत किया है। अब देखिए आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पता ही होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है कि सरकार के किसी एक पोजीशन से आप सैलरी उठा रहे हो और वो सैलरी उठाते हुए कोई और पोजीशन से भी अगर आप सैलरी उठाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो हेल्ड कर रहे हो। और अगर ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, अगर ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो उनका टर्म होता है ऑफिस का, उसमें अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ ऑफिस अगर लेते हैं तो भी उन्हें निकाल दिया जा सकता है। या फिर अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो अनफिट है ऑफिस कंटिन्यू करने के, तो भी उन्हें निकाल दिया जा सकता है। या फिर उन्होंने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया हो जो उनका ऑफिशियल फंक्शन है उसे अफेक्ट करता हो, तो भी उन्हें निकाल दिया जा सकता है। और इसके अलावा और एक कंडीशन होती है जहां से उन्हें निकाल दिया जा सकता है। वो कौन से है, तो वो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के तहत भी इन्हें निकाल दिया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। इसमें क्या होता है, अगर इनमें से कोई चीज़ होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इस ग्राउंड पे निकालना है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। ये जो केस है फॉरवर्ड करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पहले बोलेंगे कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का केस है, फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देगी। अगर वो रेड सिग्नल देती है तो यहाँ पर रुक जाएगा, उन्हें नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो ग्रीन सिग्नल देती है कि हाँ इन्हें निकाल दो, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उन्हें निकाल देंगे। अब मिसबिहेवियर मतलब बेसिकली क्या है, तो मिसबिहेवियर मतलब है कि अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट में जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उन्हें मिसबिहेवियर कहा जाएगा। उसी के साथ साथ अगर वो किसी प्रॉफिट या फिर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं जहां पर उनका फाइनेंशियल बेनिफिट हो किसी भी कंपनी से कनेक्टेड इसमें, तो उस केस में भी ये मिसबिहेवियर का केस जो है वो बनता है। तो आपको रिमूवल पता चल गया होगा किस तरीके से कर सकते हैं। ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, सैलरी जो है वो कितनी रहती है। तो सैलरी और बाकी के जो भी अलाउंसेस और कंडीशंस रहती है सर्विस की सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, वो सेम होती है एज ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। और जो बाकी के दो हमने यहाँ पर विजिलेंस कमिश्नर देखे थे, उनकी सैलरी अलाउंसेस और सर्विस ऑफ कंडीशन जो है वो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, उनके जैसी ही होती है। अब यूपीएससी के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो यूपीएससी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और बाकी के भी जो पॉलिटी के वीडियोस है वो भी आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। अब देखिए अगर ऐसा होता है कि वो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, उन्होंने अगर सरकार जो है उनके किसी मेंबर के अगेंस्ट में जो करप्शन का चार्ज है वो खोल दिया है और वो उस पर जाँच कर रहे हैं, तो जो सरकार है वो चिढ़ गई और इनकी सैलरी जो है वो कम कर दी, तो ऐसा हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी तो ये जो चीज़ें हैं सैलरी अलाउंसेस और सर्विस ऑफ कंडीशन, वो उसके डिसएडवांटेज में नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सरकार जो है अगर उनके अगेंस्ट में भी ये करप्शन का चार्ज देख रहे हैं तो भी उनकी सैलरी या फिर अलाउंसेस या फिर सर्विस ऑफ कंडीशन जो है वो कम नहीं कर सकते हैं। अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो सीवीसी जो है उनका खुद का सेक्रेटरिएट है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग है, और उसी के साथ विंग ऑफ कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज ये है। मतलब इनके खुद के हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे दूर रहते हैं, उससे इंडिपेंडेंट है, उनका हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऑब्वियस है कि जो भी लोग यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे वो इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। तो सेक्रेटरीट जो है उसमें सबसे पहले तो होते हैं सेक्रेटरी, वो तो मेन है, सेक्रेटरी रहेंगे, सेक्रेटरीट है तो। उसी के साथ साथ रहेंगे जॉइंट सेक्रेटरीज, उसी के साथ साथ रहेंगे डेप्यूटी सेक्रेटरीज, उसी के साथ साथ रहेंगे अंडर सेक्रेटरीज, और फिर स्टाफ तो रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सब लोग हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरीज, ऑफिशियल स्टाफ, ये सब मिलके बनते हैं सेक्रेटरीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग। ये एक टेक्निकल विंग है सीवीसी की।
अब इसमें कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं चीफ इंजीनियर्स। चीफ इंजीनियर्स डेसिग्नेट किए जाते हैं चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स, मतलब ये टेक्निकलिटी जो होती है उसे एग्जामिन करते हैं, और उसी के साथ साथ इन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टाफ भी होता है जिसे हम सपोर्टिंग इंजीनियर्स कहते हैं। तो इस तरीके से चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग यहाँ पर तैयार होती है। अब इनके भी यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या रहेंगे, अब ये लोग जो टेक्निकलिटी होती है वो सब देखते हैं। तो जैसे टेक्निकल ऑडिट हो गया किसी भी कंस्ट्रक्शन काम का, मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का है, अब ये किस एंगल से देखते हैं, तो विजिलेंस एंगल से देख रहे हैं कि इसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई कुछ तो गड़बड़ है दया, उस तरीके से। अब कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट या फिर केसेस आती है तो उसे भी इन्वेस्टिगेट करने का काम यही करेंगे। कंस्ट्रक्शन काम में आ रहा है कि ये प्रॉपरली नहीं कर रहा है, करप्शन ले रहा है, तो उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब सीबीआई जो है, अगर उनका कोई इन्वेस्टिगेशन केस चल रहा है तो टेक्निकल मैटर्स जो भी होते हैं उन्हें सपोर्ट करना, सीबीआई को असिस्टेंस देना, तो उसमें भी इनका काम होता है। और जो भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं उसमें अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होते हैं जो कि विजिलेंस केसेस देख रहे हैं, उन्हें अगर किसी भी केस में असिस्टेंस चाहिए होता है जो कि टेक्निकल मैटर्स है, तो उसमें भी अपना सपोर्ट देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ये फंक्शंस है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग की। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है तो हमें पता चल गया है कि किस बारे में है। अब देखिए, जो भी पब्लिक सर्वेंट है जिनके अगेंस्ट में जो केसेस है वो इनिशिएट की गई है, तो उसके जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती है उसकी ओरल इंक्वायरी करना, तो वो काम जो है वो होता है कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है उसे सेंटर में चेयर पर बिठाकर फिर उसे घेर कर सवाल पे सवाल पूछना, तो वो हो गया कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो बचा हुआ पार्ट है सीवीसी का वो कवर करेंगे विसल ब्लोअर एक्ट के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।